हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ में पढ़ाई बहुत जबरदस्त करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये पेपर जो है बिल्कुल आप लोग एग्जाम में जैसा पूछ रहे हैं उसी प्रकार का है, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको हर एक प्रकार का हिस्ट्री से है, आपका जियोग्राफी से है, नागरिक से है और अर्थशास्त्र सभी से है, यानी 10-10 करके सवाल है। जिस प्रकार का पैटर्न आप लोग बोर्ड परीक्षा बिल्कुल उसी आधार पर, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना भी है। तो अच्छे से कर लीजिए और आप लोग और भी वीडियो अपलोड है सबको देखिए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, बिल्कुल 100 में 100 मतलब 80 में 80 ला पाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लो, बिल्कुल आप लोगों का वायरल प्रश्न है, एक भी वीडियो क्वेश्चन मत छोड़ना और आप लोग बताना कि 40 में आप लोग कितना इसमें सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते, चैनल को सब पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस प्रकार वीडियो देखने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत धाकड़ तरह से करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, एक भी मिस नहीं कीजिए। क्या पता जो मिस कर दो फिर वो एग्जाम में आ जाए दिक्कत हो जाएगा। और अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। चलिए सोशल साइंस का देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत अच्छा आसान सवाल है, आप लोग जानते भी होंगे। हिंद स्वराज पुस्तक नामक जो पुस्तक है उनके लेखक है महात्मा गांधी जी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबका आंसर भी दोस्तों साथ में लिख दिया ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो याद करने में। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय परचिन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? जो दोस्तों महात्मा गांधी ने वायसराय को जो खत लिखा था, ठीक है, तो किस पर कौन जो कर लग रहा था उसको खत्म करने के बारे में था? आपको पता है दोस्तों, नमक पर कर लग जो रहा था, सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था, तो उसको लेकर वायसराय को यहाँ पर खत लिखा था किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? आप लोगों को पता है दोस्तों, जालियांवाला बाग, जहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, तो बोल रहा है कौन सा मेले में वहां पर जो भीड़ जमा था ना, कौन सा मेला देखने गए थे? दोस्तों वहां पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बैसाखी का वहाँ मेला लगा हुआ था, जिसको देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हुए थे। फिर अचानक जनरल डायर वहाँ आते हैं और जो मेन दरवाजा उसको बंद कर देते हैं और अंधाधुंध गोलियों से एकदम ताबड़तोड़ छलनी कर सबको कर देते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? दोस्तों जब पहला विश्व युद्ध हुआ ना, तो सभी बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत खर्चा हुआ, तो इस खर्चा से उबरने के लिए, रक्षा व्यय में भारी इजाफा जो हुआ उससे उबरने के लिए क्या किया गया? तो देखो क्या किया गया। तो उस वक्त दोस्तों युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, ठीक है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, करों में वृद्धि की गई, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी होगा, इसको सही कर लेना थोड़ा, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम में दूंगा तो उसमें सुधार दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। अहिंसा का दोस्तों धर्म जो है सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है, यह किसका विश्वास था? यह विश्वास किनका था? यह कथन किनका था? तो दोस्तों ये जो है महात्मा गांधी का था। ठीक है, महात्मा गांधी हमेशा अहिंसावादी थे, अहिंसा प्रिय थे, उनको हिंसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। अगर बोलता है ना कि महात्मा गांधी अगर कोई किसी एक गाल पर मारता है तो दूसरा गाल दे देते, बिल्कुल वैसा ही वाला बात था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन बहुत ही अहिंसावादी थे, अगर उनको कुछ बोल भी देता ना तो उनको मतलब कुछ उसको रिपीट नहीं बोलते थे। ठीक है, इतना अहिंसावादी थे वो। लेकिन अभी के दुनिया में दोस्तों ऐसा आदमी नहीं चलेंगे। जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने हुए गए थे? ये तो बैसाखी की मेला शायद एक बार आप लोगों को करा दिए। आगे देखो क्या है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? काकोरी कांड से हुई थी, दांडी यात्रा से हुई थी, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से हुई थी, कि जालियांवाला बाग घटना? दोस्तों असहयोग आंदोलन की जो घटना हुई थी वो मतलब असहयोग आंदोलन किसके वजह से वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा नामक स्थान पर दोस्तों वहां पर पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, तो जिसको देखकर महात्मा गांधी काफी आहत हुए और वो सोचे कि हम तो अहिंसावादी है, आंदोलन भी अहिंसावादी हो रहा है, तो इस प्रकार से बिल्कुल अहिंसा वाला काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने फौरन असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लीजिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और फाइनली हम लोग 1947 में आज़ादी मिली थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल में की। दोस्तों आप लोगों को मैक्सिमम सवाल इसमें से याद होगा, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए और जिसको नहीं आता है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। कमेंट में लास्ट में जरूर बोलना 40 में से आपको कितना आया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को दोस्तों किसने चित्रित किया? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला सवाल है, दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोल रहा है दामोदर घाटी जो है पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, झरिया रानीगंज हो गया, मतलब झरिया रानीगंज झारखंड, झरिया तो झारखंड में ही है।
तो मतलब इस तो आदि किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों आप लोग का गोंडवाना क्षेत्र के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गोंडवाना। ओके, अगला सवाल है, भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मतलब जहां प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा भारत में? तो याद रखिएगा वो मुंबई हाई में भी होता है, अंकलेश्वर में भी होता है और डिगबोई में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हम लोग देखते हैं 13 नंबर, बेलाडीला बस्तर और छत्तीसगढ़ में जो है में किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है बेलाडीला में? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों हेमेटाइट, ठीक है, किसका? हेमाटाइट का खनन किया जाता है, हेमाटाइट, याद रखिएगा हेमेटाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में किस खनिज का उपयोग होता है? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो दोस्तों हो जाएगा अभ्रक का। ठीक है, किसका उपयोग होता है? अभ्रक का, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस कौन सा खनिज यूज होता है? तो अभ्रक का यूज होता है। कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? आधारभूत खनिज जो औद्योगिक विकास की रीढ़ है, मतलब कह सकते हैं कच्चा माल है, उसके बिना उद्योग चल ही नहीं सकता है। तो दोस्तों लोहा, लोहा क्या है? एक आधारभूत खनिज है और इसका जरूरत लगभग हर एक फैक्ट्री में चल जाता है। ठीक है, इसको आधारभूत उद्योग भी बोलते हैं, लोहा को आधारभूत खनिज भी बोलते हैं। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? तो दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना पिछले बार का सवाल है। पिछले बार ये सवाल पूछा गया था, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन का काम करता है, सिंचाई के काम आती है? तो भाखड़ा नागल परियोजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? दोस्तों काफी फेमस सवाल है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो यह हीरा से महान होता है, तो महानदी याद रख लीजिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? याद रखिए भाखड़ा नागल बांध जो बना हुआ है दोस्तों इस सतलुज ब्यास नदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम ये वाला पूछा जा सकता है, अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया? टिहरी बांध दोस्तों कौन सा नदी पर बनाया गया? तो ये दोस्तों बनाया गया भागीरथी नदी पर। कौन सा? भागीरथी नदी पर दोस्तों टिहरी बांध बनाया गया है। 20 नंबर देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन से अर्जुन आ रहा है और अर्जुन और कृष्णा का तो बहुत ही अच्छा मेल था, तो नागार्जुन से कृष्णा नदी याद कर लीजिएगा। नागार्जुन सागर जो बांध है दोस्तों ये कौन सा नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा, नागार्जुन, कृष्णा याद रख लीजिएगा। ठीक है, महानदी हीराकुंड बांध में स्थित है, याद रख लीजिएगा। मतलब हीराकुंड महानदी में स्थित है, ये याद रख लीजिएगा। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? तो ग्रामीण सरकार को दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज भी बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। इसमें मुखिया होता है, वार्ड पार्षद होता है, पंचायत समिति होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? मान लो केंद्र और राज्य के बीच में कुछ विवाद हो जाए तो वो लोग मारपीट थोड़े करेगा, तो उनका विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो न्यायालय करेगा ना, तो न्यायपालिका हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय है? बहुत फेमस सवाल है दोस्तों। समवर्ती सूची में 52 विषय है और याद रखिए समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है, याद रखना, समझ गए। समवर्ती सूची दोनों के लिए काम आता है, राज्य सूची राज्य के लिए आता है और संघ सूची केंद्र सरकार के लिए। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन वाला दोस्तों सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए आप लोग, भारतीय संघ राष्ट्रपति बिल्कुल होता है, राज्य में उपराष्ट्रपति, राज्य में दोस्तों उपराष्ट्रपति ये नहीं होता है, और नगर निगम में निगम मेयर बिल्कुल होता है, और ग्राम पंचायत में मुखिया सरपंच होता है। यानी राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होता है, या राज्यपाल होता है, ये गलत हो जाएगा, तो ये मिलान नहीं है सही। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषा को दर्जा दिया गया? दोस्तों संविधान में कुल कितनी भाषाओं को? 22 भाषा को, याद रखना, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। कितनी? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार राज्य सूची सही है, केंद्र सरकार संघीय सूची सही है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची ये भी सही है, लेकिन स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये दोस्तों केंद्र सरकार अवशिष्ट अधिकार हो सकता है, यहाँ पर डैश होता है, ये दोस्तों आप लोग का सही नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन में 4 बिल्कुल आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, इसको याद रखना। यही दोस्तों विकेंद्रीकरण के दिशा में एक सही चीज है, बाकी सारा चीज गलत दिया हुआ है, मतलब सिर्फ ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो दोस्तों भारत में स्थानीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है, आप लोग जानते होंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या, ग्राम पंचायत, तो 3 स्तरीय होता है, तो त्रिस्तरीय याद रखना। नेक्स्ट 29 नंबर, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ग, यानी कि निर्वाचित पदाधिकारी सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। जो निर्वाचित पदाधिकारी हुआ, जो पदाधिकारी बना, वही सर्वोच्च ताकत का उपयोग थोड़ी करेगा, उसके भी ऊपर कुछ होंगे, उसके नीचे भी कुछ होंगे, ताकत हमेशा बांट दिया जाता है।
पूरे भारत का कोई एक आदमी वन मैन आर्मी नहीं है। यहाँ पर हर एक का सरकार, हर एक का जो ताकत है वो बटा हुआ है, ठीक है। तुम इतना काम करना, तुम इतना काम करना, तो इसका मतलब थोड़ी जो निर्वाचित पदाधिकारी वही सारे काम करेंगे, नहीं। निर्वाचित पदाधिकारी सरकार ही सर्वोच्च ताकत नहीं होती, इसके अलावा भी हर एक वर्ग में बटा हुआ होता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों संघ सूची में पुलिस व्यापार बिल्कुल भी नहीं होता है, राज्य सूची में बैंकिंग संचार प्रत्यक्षता प्रणाली बिल्कुल भी नहीं होता है, समवर्ती सूची में वन विवाह और उत्तराधिकार ये भी बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग का जो है ना यहाँ पर अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार, वो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? 4 ऑप्शन से आपके सामने दिया गया, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा उसको आप लोगों को बोलना है, ठीक है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या होगा? तो देखो यहाँ पर वही देश जिनकी आय प्रति व्यक्ति आय $12,056 है या उससे अधिक है, समृद्ध देश है, बिल्कुल सही है। और जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 से कम है, उससे क्या हो गया, निम्न आय वाले देश, ये भी सही है, यानी क और ख बिल्कुल सही हो जाएगा। गौ नंबर क और ख दोनों सही है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी बोला जाता है, याद रखना, इसको औसत आय भी हम लोग बोलते हैं। 33वां सवाल क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है दोस्तों? तो याद रखना धारणीय विकास, ठीक है। धारणीय विकास क्या करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। 34 नंबर, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? दोस्तों सेवा क्षेत्र में क्या आता है? परिवहन है, संचार है, बैंकिंग, ये सारी गतिविधियां सेवा क्षेत्र में शामिल होती है। जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल है हमारा कि मनरेगा या नरेगा, ठीक है, 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है अनुसार सरकार द्वारा गारंटी कृत रोजगार कितने दिन का रोजगार मिलता है दोस्तों? तो इसमें 100 दिनों का रोजगार मिलता है, याद रखना। कितने दिनों का? 100 दिनों का। दोस्तों आप भी अगर मनरेगा में यहाँ पर आप लोग भी क्या बोलते रजिस्टर करवाते हो तो आपको भी 100 दिन का रोजगार मिलेगा। हाँ, लेकिन जो बेरोजगार होगा उनको, रोजगार वालों को नहीं। लेकिन इसमें क्यों रजिस्टर करवाओगे? आप तो अच्छा पढ़ो लिखो यार, अफसर बनो। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो सवेतन छुट्टी का प्रावधान दोस्तों यहाँ पर संगठित क्षेत्र में होता है, ठीक है। संगठित क्षेत्र में होता है सवेतन छुट्टी का प्रावधान, मतलब सरकारी वाला जो नौकरी होता है ना, वो में आप छुट्टी लोगे फिर भी आपको पैसा मिलेगा। हम किसी देश की से प्राइवेट काम में ही होता है, लेकिन जहाँ आप लोग का जो ठेकेदारी काम होता है उसमें जितना दिन काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। जॉब में नहीं जाओ, काम में नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। हम किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? दोस्तों कुल देश की कुल आय जो होता है ना, उसको कुल जनसंख्या से भाग देकर आप देश की प्रति व्यक्ति आय को निकाल सकते हो। ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सतत विकास का उद्देश्य क्या? सतत विकास मतलब होता है दोस्तों क्या, अपना तो विकास होगा ही, साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में भी हम सोचे, तो ये हो जाएगा विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होगा, उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। समझ गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का क्या, केरल। बिल्कुल केरल से क ग ख ग आगे हो चुका है, तो याद रखना केरल दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर देश है, लगभग 90% प्लस साक्षरता केरल में है, ठीक है। तो कितना शिक्षित वहाँ है समझ लो। तो ये दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर समाप्त होता है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और कमेंट करके ये जरूर बोलिए कि 40 में से आपको कितना आता था, कितना सही किए, ठीक है। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।